नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज हम बात करने वाले हैं 20 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर के क्लास नोट्सों पर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए साथियों, एक बार फिर से हम मेहनत करते हैं और करंट अफेयर क्लास नोट्स को पुनः से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी का साथ और आप सभी के सहयोग से ये वीडियो काफ़ी अच्छी चल रही है इस वक्त। तो आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यूट्यूब के में बहुत सारी आपको ऐसी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराता हूँ, इस प्रकार से आपको कोई नहीं कराएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्लास नोट्स की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डीजल परिवहन के 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई है। तो हाल ही में डीजल परिवहन के लिए, ठीक है, इसमें लगभग आपका 377 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इसमें टारगेट रखा गया है कि 10 लाख मीट्रिक टन वर्ष में हमें क्या करना है, आपूर्ति करनी है, ठीक है, डीजल परिवहन में। तो इसके लिए 131.5 किलोमीटर की क्या बनाई गई है, एक मैत्री पाइपलाइन बनाई गई है भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। तो भारत में इसकी जो लंबाई होगी वो 5 किलोमीटर होगी और बांग्लादेश में इसकी लंबाई होगी 126.5 किलोमीटर। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी और बांग्लादेश से आपकी शेख हसीना जी ने इस पर अपना हाथ मिलाया है, ठीक है। और इस बात के लिए क्या किया गया, शुरुआत की गई इसकी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी जो पाइपलाइन 5 किलोमीटर की होगी, भारत में पश्चिम बंगाल में 5 किलोमीटर की होगी, ठीक है। देखिए, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने थे, और इनका नाम था शहाबुद्दीन चप्पू। ये नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चप्पू। और यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे, शेख हसीना, ठीक है। एक और पॉइंट आपको मैं बता दूँ कि हाल ही में नेपाल के भी नए राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? नेपाल के भी नए राष्ट्रपति बने थे। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने थे, इस बात का आप लोग कमेंट करिए कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने थे। इसके साथ साथ कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है आपके, और भी जो आगे आने वाले क्वेश्चन होंगे उन पर भी हम ललन टॉप जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप तो बस पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में आपको, ठीक है। सभी ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, पहला है आपका मिताली एक्सप्रेस, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। मैत्री, ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। और एक है बंधन, ठीक है, और ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन है। अब याद कैसे रखेंगे, आप भूल जाएंगे। तो मिताली नाम की एक लड़की है और बंधन नाम का एक लड़का है। मिताली नाम की एक लड़की है और बंधन नाम का एक लड़का है। इन दोनों की क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है ना। इन दोनों की क्या हो जाती है, मैत्री हो जाती है। तो हम लोग याद रख सकते हैं, मिताली, बंधन और मैत्री, ये तीनों क्या हैं, एक्सप्रेस हैं जो भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती हैं। इस प्रकार से आप याद रख लेना, मिताली, बंधन और मैत्री। मिताली और बंधन का क्या हो गया, मित्रता हो गई। अगर हम बात करें, देखिए, सर्वाधिक सीमा, तो आप सभी को पता है सर्वाधिक जो सीमा लगती है भारत के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो बांग्लादेश की लगती है, 4096.6 किलोमीटर लगती है। अगर हम बात करें किस राज्य के साथ ज़्यादा लगती है, तो पश्चिम बंगाल के साथ ज़्यादा लगती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका। बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित की जाती है। चलिए, ये तो बात होगी हमारे सबसे लंबी सीमा की। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है। भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है और कितनी लगती है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि दुनिया का सबसे बड़ा है ये, पहली बात तो ये है। और इसमें लगभग 230 अरब डॉलर का खर्चा होने वाला है। तो आप लोग याद रखना कि सबसे बड़ी जो सेमीकंडक्टर चिप निर्माण फैक्ट्री लगाई जाएगी आपकी, या इसका केंद्र खोला जाएगा, वो कहाँ पर, सियोल। और ये सियोल कहाँ पर है आपका, दक्षिण कोरिया में। किस कंपनी के द्वारा, तो सैमसंग कंपनी के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। अभी वर्तमान में सैमसंग कंपनी में आपके 3 CEO हैं। कितने, 3 CEO हैं। इन तीनों के मैंने नाम लिखे हैं आपके सामने।
किम की नाम किम ह्यून हुसुक और एक है को डुक जिन। ठीक है, देखिए कैसे नाम है इनके, आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने नज़रों में डालकर रखना है एक बार। ठीक है, तो इस बात की घोषणा की थी यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं योन सुक योल के द्वारा। ठीक है, दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें राष्ट्रपति कौन है, योन सुक योल। आपने दो देशों के नाम सुने होंगे, एक आपने सुना होगा उत्तरी कोरिया और एक आपने सुना होगा दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य एक सीमा बनती है जिसे हम 38 डिग्री सीमा के नाम से भी जानते हैं, यानी 38 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, जबकि उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, जहाँ का तानाशाह कौन है, किम जोंग उन। ये आपको पता ही होगा। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि सर ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर लाइक का अर्धचालक होता है ये, अर्धचालक, जिसमें आपका सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है, गैलेनियम आ जाता है, ये सब कैसे हैं, अर्धचालक होते हैं। ठीक है, देखिए पहली सेमीकंडक्टर नीति किसने लागू की थी, गुजरात ने। पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ लगी आपकी, गुजरात में। लिथियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ मिले हैं हाल ही में, या इनकी खोज की गई है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ सोलर संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, तो चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ की आप लोग सब लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और द नूरी उपग्रह किसका था, ये दक्षिण कोरिया का था। ठीक है, द नूरी, ये आपको याद रहेगा। द नूर किसका था, तो ये ईरान का था। ठीक है, वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, तो उसे आप ज़रूर देख कर जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो आपकी परीक्षा से रहेंगी, तो आप सभी लोग उसे ज़रूर देख कर जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान। तो हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान लगाया है क्रिसल, है ना। क्रिसल नामक एक संस्था है, इसके द्वारा क्या किया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। और जो वित्त वर्ष हमारा अभी चल रहा है 2023 से 24, इस वित्त वर्ष में ये कितना रहने वाला है, तो 6% भारत की अर्थव्यवस्था रहने वाली है। और अगले 5 वर्षों की इन्होंने औसत जो वृद्धि दर निकाली है, यानी ग्रोथ रेट निकाली है, वो 6.8% निकाली है। यहीं पर मुद्रास्फीति की बात करें तो ये 5% रहने वाली है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप अगर किसी अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करना मेरे साथ। तो आपको पता है क्वेश्चन है हमारा 7 PM मित्रा। तो हाल ही में 7 आपके क्या खुलेंगे, PM मित्रा। ठीक है, PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क खुलेंगे। तो ये 7 आपके किस किस राज्यों में खुलेंगे ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तमिलनाडु, तेलंगाना, ता से आपको 2 याद रखने हैं, तमिलनाडु और तेलंगाना। माँ से आपको 2 याद रखने हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, एक आपको कर्नाटक याद रखना है, एक आपको गुजरात याद रखना है और एक अपना यूपी याद रखना है। इन 7 राज्यों में प्रधानमंत्री मित्रा, आप सभी को पता है बजट में इसकी घोषणा की गई थी, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों से संबंधित ये आपकी क्या रहेंगी, फैक्ट्रियाँ रहेंगी, पार्क रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेना, इन 7 राज्यों में इनको खोला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा। पूछा गया है आपसे ओ स्मार्ट योजना। तो ओ स्मार्ट योजना का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये ओशियन से संबंधित है, यानी महासागरों से संबंधित है। और इसकी हाल ही में समयावधि को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। पानी में आने वाली चुनौतियाँ जो होती हैं, प्रवाल वित्तियों का संरक्षण है, मछली पालन है, और आपके बहुत सारी समुद्र से संबंधित जो बातें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए इस ओ स्मार्ट योजना को स्टार्ट किया गया था सन 2018 में। तो हाल ही में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इसकी जो समाप्ति हो रही थी वो कब हो रही थी, 2022 में इसकी समाप्ति हो रही थी, और इसको 5 वर्ष बढ़ा दिया गया तो 2027 तक अब ये रहने वाली है। और इसके लिए कुछ फंड भी जारी किया गया है, लगभग 2177 कितना 2177 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं विज्ञान यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक आपका मिशन भी लॉन्च किया गया था, समुद्रयान मिशन। और इसमें आपका जो एक वाहन बनाया गया था उसका नाम रखा गया था मत्स्यक। ठीक है, मत्स्यक। आप सभी को इससे याद आना चाहिए कि मत्स्य नाम का क्या था, आपका एक महाजनपद था, और उस मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी आपकी क्या थी, तो आप लोग याद रखना विराटनगर। क्या थी, विराटनगर।
देखिए कहाँ आपका क्वेश्चन निकला है, महाजनपद में जाके। तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, और मेरा मानना है कि जहाँ पर भी क्वेश्चन बने उसे ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। एक क्वेश्चन और बताइए, मेडिकल फ्रॉम द स्काई, मेडिकल फ्रॉम द स्काई ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मेडिकल फ्रॉम द स्काई ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपकी वनडे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पर हम स्टार लगाएंगे और इसको ज़रूर देखेंगे। देखिए पूछा गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये सेंट्रल बैंकिंग के अवार्ड हैं, और इसकी 10वीं वर्षगांठ पर हमें क्या मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है हमें, यानी कि हमारे भारत के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि हमारे आरबीआई के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी भारतीय गवर्नर को दिया गया हो, इससे पहले ये 2015 में हमारे पूर्व जो आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन जी, इनको प्रदान किया गया था पहली बार, ठीक है। तो सेकंड भारतीय गवर्नर कौन से होंगे? शक्तिकांत दास, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर के। देखिए एक हमारे जो सीडी देशमुख थे, जो कि हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, सीडी देशमुख, इनके नाम पर हाल ही में एक नए रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। तो वो आपको याद रख लेना, जो मुंबई चर्च गेट है ना, मुंबई चर्च गेट जो आपका पश्चिमी रेलवे में पड़ता था, उसका नाम क्या रख दिया गया है? सीडी देशमुख, जो कि हमारे कौन थे? पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। अब देखिए बार बार मेरे मुंह से आरबीआई निकल रहा है, तो आरबीआई से संबंधित हमारे पास 4 डेट हैं, और ये चारों डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई का एक्ट कब आया था? 1934 में आया था, ठीक है। आरबीआई का एक्ट कब आता है? 1934 में आता है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और याद रख लेना कि आरबीआई का जो पहले मुख्यालय था, 35 कर लेना से 35, ठीक है। आरबीआई की स्थापना 35, तो इसका जो मुख्यालय पहला था कलकत्ता में, लेकिन 1937 में कहाँ आया? तो आप लोग याद रखना, ये आया आपका मुंबई में। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में ही है, ठीक है। और इसके गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास जी। इससे पहले इनके जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल। क्या नाम था? उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जी AIIB, आपने इस बैंक का नाम सुना होगा, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये इसके उपाध्यक्ष बन चुके हैं। और इनकी बहुत ही फेमस एक बुक है जिसका नाम है ओवर द ड्राफ्ट। ओवर द ड्राफ्ट इनकी बहुत ही फेमस बुक है, तो इसको भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अब देखिए आरबीआई की बात आई है तो आपको ये भी जानना होगा। देखिए पूछा गया है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन हाल ही में लॉन्च किया था आरबीआई के द्वारा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को क्या करना है? आरबीआई को डिजिटल भुगतान उपयोग करने के बारे में बताना है कि डिजिटल भुगतान आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए इसको किया गया है, और इन्होंने अपना उद्देश्य रखा है कि 2025 तक 100% हमें क्या करना है? डिजिटल भुगतान करना है। क्योंकि भारत में 3 प्रकार के लोग हैं, आप सभी को बताया, 42% ऐसे लोग हैं जिनको डिजिटल भुगतान करना आता है और वो करते हैं, लेकिन 35% लोग ऐसे हैं जिनको आता है लेकिन नहीं करते हैं, और 23% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आता ही नहीं है डिजिटल भुगतान करना कि कैसे करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है? जागरूक करना है और डिजिटल भुगतान के बारे में उन्हें बताना है। तो इसके लिए आपका हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है। ऐसे ही आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान करने वाला ऐप कौन सा होगा? तो वो होगा आपका फ़ोनपे, ठीक है। अब हमें एक नीचे क्वेश्चन दिख रहा है और ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है, इस क्वेश्चन को हम जरूर देखेंगे। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित होगी, तो सचिन तेंदुलकर के 50वें बर्थडे पर उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में। ऐसे ही आपको पता है बेलिंडा क्लार्क, आपने इनका भी नाम सुना होगा, बेलिंडा क्लार्क। ये बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कौन थी? कप्तान थी। तो इनके यहाँ पर भी इनकी एक प्रतिमा बनाई जा रही है सिडनी स्टेडियम में। और ये सिडनी स्टेडियम कहाँ है आपका? तो आप लोग याद रखना, ये सिडनी स्टेडियम है आपका ऑस्ट्रेलिया में।
तो बेलिंडा क्लार्क, इनकी भी एक प्रतिमा बन रही है, कहाँ से की, और अपने भारत में किसकी बन रही है, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है और जानते हैं इसके बारे में। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला, आहार मेला ये कहाँ पर लगा है, तो आहार 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ये जो आपके शेफ होते हैं, रसोइया होते हैं, उनके कौशल प्रशिक्षण के लिए इसे हाल ही में स्टार्ट किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर क्या है, एमएसपी पर सरसों और चने खरीदे जाएंगे किससे, राजस्थान से, कृषि विज्ञान और उसके द्वारा, कृषि संगठन के द्वारा। एमएसएमई मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ था, राजस्थान में हुआ था। और चिरंजीवी योजना भी कहाँ की है, राजस्थान की है। और हाल ही में यहाँ के राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 19 नए जिलों की घोषणा भी कर दी है। तो इस क्वेश्चन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें ये क्वेश्चन देखना होगा और इसका भी हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, दुबई में। ठीक है, तो यहाँ पर 20 राष्ट्रपतियों के द्वारा क्या की गई थी, सहभागिता की गई थी। ठीक है, और इनमें से हम कुछ राष्ट्रपतियों के नाम भी जानेंगे। भविष्य की सरकार की नीति की योजनाओं पर इन पर काम किया गया था। ऐसे ही कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे COP15, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका जैव विविधता के लिए, यानी मॉन्ट्रियल में हुई थी, जैव विविधता के लिए हुई थी, लेकिन ये भी ठीक है। और जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो भी जैव विविधता के लिए हुआ था। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता कह लीजिए या ओजोन परत संरक्षण के लिए कह लीजिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका 1921 पेरिस समझौता, ये इसमें आपकी किसकी स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। COP27 ये मिस्र में आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, अल समद में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया। SCO 2023 की बैठक भारत में होगी। और 12वें नंबर का हिंदी सम्मेलन आपका कहाँ होगा, फिजी में। भारत के बाहर पहली IIT कहाँ खुलेगी, तो दुबई में ही खुलेगी। और विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत भी कहाँ पर है, दुबई में ही है, जिसको म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए कुछ आपके राष्ट्रपति आपके सामने हैं, जैसे साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन है, निकोस। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है, शहाबुद्दीन चप्पू। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। नेपाल के नए राष्ट्रपति आप लोग याद रख लेना, यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, आपने किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ। ये है रामचंद्र। ठीक है, रामचंद्र के नाम से इनका नाम है। ये नेपाल के नए राष्ट्रपति होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, पेटू पावेल। इक्वेटोरियल गिनी यहाँ के कौन है, मैनुअल रोका। और बारबाडोस की प्रधानमंत्री कौन है, मिया मोटली। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी अल्बनीज़। इटली की प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। और आयरलैंड की पहली महिला भारतीय मूल की जो प्रधानमंत्री बनी है वो कौन है, लियो बराडकर। तो ये भी सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 800 मीटर लंबी बाईपास सुरंग जिसका नाम रखा गया है T5। 800 मीटर ये लंबी होगी आपकी और NH 44 पर पड़ेगी। ठीक है, जो दायस्ता को क्या करेगी, कम करेगी। इस रास्ता को क्या करेगी, व्यस्तता जो होगी हमारी उसको कम करेगी। तो ये आपका कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में T5 के नाम से एक बाईपास सुरंग बनाया गया है जो 880 मीटर का होगा। ऐसे आपको मैं बताऊँ T19 क्या है आपका, T19 तो यह है आपकी रेलवे सुरंग। जैसे पीर पंजाल सबसे लंबी रेल सुरंग थी, लेकिन अब कौन सी सबसे लंबी, T49 लगभग 12 किलोमीटर लंबी है आपकी। और ये 800 मीटर की जो आपकी बनाई गई है, 880 मीटर की बाईपास सुरंग, इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और 4 वर्षों में बनकर ये तैयार हुई है। ऐसे आप लोग याद रखना। अटल सुरंग कहाँ पर है, जिसका नया नाम हो चुका है, रोहतांग सुरंग का नया नाम है अटल सुरंग, हिमाचल प्रदेश में थी ये। ठीक है, 0.92 किलोमीटर की, मनाली से लेह के मध्य। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है। जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर। तो जियो की स्टार्टिंग कब हुई थी, 2016 में, और इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन, सूर्य कुमार यादव। मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो याद रखना 2 लोग बने हैं। एक तो आपकी कौन बनी है, MC मैरी कॉम। ठीक है, और एक आपके बने हैं कौन, फरहान अख्तर। ठीक है, सेवलॉन इसके हैंड एम्बेसडर कौन बने हैं, सचिन तेंदुलकर। प्यूमा इंडिया की हेड ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हरमीनप्रीत कौर।
पेप्सिको के रणवीर सिंह, यूनिसेफ के राजदूत कौन है? आयुष्मान खुराना। और 360 वित्तीय जो आपका बीमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे या साइन किया था एक बैंक ICICI बैंक ने, उनको सूर्य कुमार यादव को। और एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, आपने बी केम है ना, बाय कैम 18 के देखे होंगे, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो धोनी। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेना। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपने अभी बताया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 19 नए जिलों का गठन हुआ है हाल ही में राजस्थान में। ठीक है, तो 19 जिलों के साथ साथ अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर वैसे 33 जिले थे पुराने, 19 और 33 52 होने चाहिए, लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये 50 कैसे हैं। तो इसमें से 2 पुराने जो ज़िले थे आपके, जयपुर और जोधपुर, अब ये ज़िले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो जिलों की संख्या अब कितनी है? 50 ही है। जबकि संभाग कितने यहाँ पर, कितने? 10 हो चुके हैं। पहले 7 थे, 3 बढ़ गए, 10 हो गए संभाग। तो इन नए 19 जिलों की यहाँ पर सिफारिश की गई थी या समिति बनाई गई थी, राम भुलैया समिति। ठीक है, इनकी सिफारिश पर। अब देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां नया जिला बना था, कौन? मऊगंज। आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए गए थे। पंजाब का नवीनतम जिला मलेरकोटला था। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट कर्नाटक के नए जिले का नाम क्या है? विजयनगर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जिले किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जिले भी आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही है। सर्वाधिक 80 लोकसभा की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक राज्यसभा की 31 सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ हैं? 403, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधान परिषद की सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में 100। तो जो कुछ भी है आपको सब कुछ कहाँ मिलेगा? जिले ले लो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सारी की सारी सीटें आपको कहाँ मिलेंगी? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ही मिलेगी। जनसंख्या कहाँ ज़्यादा मिलेगी? उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश अपना उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हम कुछ उत्सवों पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में है आपका फूलदेई महोत्सव। तो फूलदेई महोत्सव, फूल क्या होता है? घरों की दहलीज पर फूल से आपकी रंगोली बनाई जाती है। ठीक है, और देई क्या है? यहाँ पर हलवा। तो इस उत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड के CM है पुष्कर धामी, गवर्नर है गुरमीत पाल सिंह, विधानसभा सीटों की संख्या है 70, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, हरेला उत्सव उत्तराखंड का है, 4 धाम यात्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर किसने स्टार्ट किया है? उत्तराखंड ने। वंदना कटारिया उत्तराखंड से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ये भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, और इसके नीचे करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है एक और। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। और समीर खक्कर का निधन हो गया हाल ही में। तो समीर खक्कर कौन थे? आपके बहुत ही फेमस अभिनेता थे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हैं आपके समीर खक्कर। ठीक है, समीर खक्कर जी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन आपके देखिए। एक बार पुनः से मैं आपको इन त्योहारों का रिवीजन कराता हूँ। तो जिन जिन भाइयों को याद हो चुके हो वो मुझे एक बार थम्स अप करना, और जिनको जो ना याद हुआ हो आज उसको याद करने की कोशिश करना। ठीक है, अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का है? आपका केरल का है। ठीक है, आई होप आपको याद हुआ होगा अट्टुकल पोंगल। कनुआ उत्सव ये आपका आंध्र प्रदेश का है। केला उत्सव ये कुशीनगर का है। कंचौत उत्सव ये जम्मू कश्मीर का है। कम्बाला ये कर्नाटक का है। काला नमक चावल ये सिद्धार्थनगर का है। राजा पर्व उड़ीसा का है। रज पर्व उड़ीसा का है। रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश का है। बोनालू बहुत इंपॉर्टेंट है, बोनालू तेलंगाना। स्पुतनिक ईस्टर लद्दाख का है। चेरी ब्लॉसम शिलोंग का है। माधवपुर मेला गुजरात का है। शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर का है। गुड़ महोत्सव लखनऊ का है। इसके बाद कुछ और हैं, जैसे पोंगल तमिलनाडु का है। ओणम केरल का है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है। थाईपुसम तमिलनाडु का है। त्रिशूरपुरम केरल का है। और सिरोलिली है आपका मणिपुर का। और एक आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि बताइए छेर उत्सव कहाँ का है? छेरा उत्सव ये कहाँ का है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है। देखता हूँ इसका आंसर कौन मुझे कर सकते हैं। और ये आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के क्लास नोट्स थे।
आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार से मैं आपको डेली करंट अफेयर क्लास नोट्स रिवाइज करवाता हूँ। तो आप भी इन करंट अफेयर, ललन टॉप प्रश्न और भी अन्य प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ही कम समय में बेहतर रिवीजन आप कर सकते हैं। तो केवल और केवल ये रिवीजन क्लास है आप सभी के लिए। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। चैनल पर नए आए हों और आप चाहते हो मेरे साथ जुड़ना और जुड़कर पढ़ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।